नमस्कार भाइयों एवं बहनों। नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की तैयारी करने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि केवीएस मैदान की पुस्तक को ऑडियो पुस्तक के रूप में सुन एवं पढ़ सकते हैं। हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे और ये ऑडियो बुक के रूप में है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो जो पुस्तक में वाक्य लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, वैसा ही मैं पढ़ूंगी। तो देखते हैं पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या और पाठ्यक्रम। करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस। वर्ष 1976 तक भारतीय संविधान ने राज्य सरकारों को पाठ्यक्रम सहित शिक्षा से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी थी। मतलब 1976 आज़ादी के बाद 1976 से पहले, मतलब 1975 तक शिक्षा का जो अधिकार था वो राज्य सरकार का था। राज्य सरकारें अपने अपने सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा के पाठ्यक्रम को, शिक्षा की पाठचर्या को तय करती थी। परंतु 1976 तक भारतीय संविधान ने राज्य सरकारों को पाठ्यक्रम सहित शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी थी। परंतु 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम लघु संविधान भी कह सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है। तो उस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को राज्य सूची से अलग करते हुए समवर्ती सूची में लाया गया। जब समवर्ती सूची में लाया गया तो पाठचर्या को निर्धारित करने के लिए दोनों से विचार विमर्श किया गया और अंतिम निर्णय केंद्र का होगा। तो संविधान संशोधन के बाद केंद्र केवल नीतिगत मुद्दों पर राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की पालना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने वर्ष 1975 में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF की स्थापना की। वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया और 1986 में पहली बार पूरे देश में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति NPE 1986 थी, जो NCF को आधुनिक साधन के रूप में परिकल्पित करती है। सामान्य बुनियादी मूल्यों और शिक्षा के तुलनीय मानकों को सुनिश्चित करते हुए भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता का जवाब देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए NPE 1986 ने एक प्रासंगिक, लचीले और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दिया। NCF को बाद में वर्ष 1988, 2000 और 2005 में संशोधित किया गया। फिर अभी नई शिक्षा नीति आई, उसके बाद दूसरा NCF बना। पाठचर्या ढांचा एक ऐसी योजना है जो व्यक्ति और समाज दोनों के संबंध में शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या करती है। यह योजना बच्चों को एक शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिगम के अनुभवों के प्रकारों की समझ की ओर ले जाती है। पाठचर्या को नियोजित गतिविधियों के कुल योग के रूप में माना जाता है, जो अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं और विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह समझाने की एक योजना है कि किन अवधारणाओं को व्यवहार में लाया जाना है, शिक्षार्थियों के बीच कौन कौन से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को जानबूझकर विकसित किया जाना है। इससे सामग्री के चयन के लिए मानदंड के विवरण
और सामग्री के लेन देन के साथ साथ मूल्यांकन के विभिन्न ढंग सम्मिलित है। यह निम्नलिखित कारकों से संबंधित है। पहला है किसी विशेष स्तर या कक्षा में शिक्षा के समान उद्देश्य, विषयवार अधिगम के उद्देश्य और सामग्री, पढ़ाई का कोर्स और समय आवंटन, शिक्षण अधिगम अनुभव, शिक्षण अधिगम अनुदेशात्मक सुविधाएं और सामग्री, अधिगम का मूल्यांकन और शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया। पाठ्यक्रम एक लेख पत्र है, डॉक्यूमेंट है, जो विषय की सामग्री और कौशल ज्ञान का दृष्टिकोण का विवरण देता है। पाठ्यक्रम कवर किए जाने वाले विषयों की एक वर्णनात्मक सूची और उनकी सामग्री का सारांश है। यह वर्णन और अधिक सारांशित करता है कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह हमें अनुसूची, मूल्यांकन, सुपुर्द नियत कार्य, प्रोजेक्ट और परीक्षा आदि की आवश्यक जानकारी देता है। अब हम देखेंगे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है, विशेष अंतर क्या है कि पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यचर्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम जो है अलग अलग हो सकता है, परंतु पाठ्यचर्या क्या रहेगी, एक ही रहेगी, उसके उद्देश्य एक ही रहेंगे। पाठ्यक्रम को विशेष विषय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के सारांश के रूप में वर्णित किया गया है। पाठ्यचर्या एक शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम में सिखाई जाने वाली समग्र सामग्री को संदर्भित करता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की तुलना में एक व्यापक दायरा है। पाठ्यचर्या प्रकृति में वर्णनात्मक है, लेकिन पाठ्यचर्या निर्देशात्मक है। पाठ्यक्रम शिक्षक से शिक्षक में भिन्न है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षक से शिक्षक में भिन्न होता है, जबकि पाठ्यचर्या सभी शिक्षकों के लिए समान है। माध्यमिक या तृतीयक शिक्षा में पाठ्यक्रम की शुरुआत शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सुलभ है। वे अपने अध्ययन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षार्थियों को पाठ्यचर्या तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है जब तक कि वे विशेष रूप से इसके लिए नहीं कहते। पाठ्यचर्या के विपरीत पाठ्यक्रम एक विशेष विषय के लिए निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम जो होता है हर विषय का अलग अलग होता है, परंतु जो पाठ्यचर्या होगी एक होगी, जो अध्ययन की एक विशेष अवधि या एक कार्यक्रम को कवर करता है। पाठ्यक्रम ज़्यादातर शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके विपरीत पाठ्यचर्या सरकार, स्कूल या कॉलेज प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। एक पाठ्यक्रम की अवधि केवल 1 वर्ष के लिए होती है, लेकिन पाठ्यचर्या अवधि के पूरा होने तक रहती है। पाठ्यचर्या के लिए बुनियादी दृष्टिकोण, बेसिक अप्रोचेस टू कैरिकुलम। पाठ्यचर्या के लिए जो बुनियादी दृष्टिकोण है, पहला क्या है, विषय केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। यहाँ यह माना जाता है कि सार्वभौमिक और उद्देश्य ज्ञान सीधे उन लोगों से प्रेषित किया जा सकता है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। व्याख्यान छात्रों को विषय ज्ञान का संचार करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ढंग है। छात्र सामान्य तौर पर शिक्षक या पाठ्यपुस्तक द्वारा प्रदत्त की गई विषय सामग्री को याद करते हैं। परीक्षाएं छात्रों की सामग्री ज्ञान का परीक्षण करती हैं। फिर है व्यवहारवादी पाठ्यचर्या, बिहेवियरिस्ट कैरिकुलम। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखते हैं और अधिगम के उद्देश्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ज्ञान की क्षमता है जिसे कार्यों के सफल प्रदर्शन के रूप में पहचाना जाता है। यह निर्धारित करने का एकमात्र ढंग है
कि विद्यार्थी कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये देखना है कि वे कुछ स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न हैं। पहला, योग्यता आधारित पाठचर्या। मानदंड संदर्भित पाठचर्या, दक्षता अधिगम, योजनाबद्ध अधिगम। योग्यता आधारित पाठचर्या में टर्मिनल दक्षताओं को व्यवहारिक शब्दों में परिभाषित किया जाता है, फिर इन्हें उप दक्षताओं में उप निरूपित किया जाता है। योग्यता आधारित पाठचर्या अधिगम का न्यूनतम स्तर भारत और कुछ अन्य देशों में विकसित किया गया है। व्यवहारवादी पाठचर्या में शिक्षक पाठचर्या विकासकर्ताओं द्वारा विकसित पाठचर्या को क्रियान्वित करने के लिए सहायक होते हैं और शिक्षक पाठचर्या के साध्य या साधन पर सवाल नहीं उठाते। व्यवहारवादी पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के अनुभवों, संदर्भ और संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों के ध्यान में नहीं रखता। शिक्षार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में मानता है। शिक्षकों को ज्ञान के प्रेषक के रूप में माना जाता है। चाक और वार्तालाप शिक्षण का सामान्य ढंग है। शिक्षार्थी बिना किसी प्रश्न के चुपचाप अपने पाठों को याद करते हैं तथा उनका अध्ययन करते हैं। बचपन को समाज के भीतर वयस्कता की तैयारी के रूप में देखा जाता है और शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ज्ञान और कौशल को विकसित करना है जो छात्रों को अपने वयस्क जीवन में समाज की सेवा करने में पूर्ण रूप से सहायक हों। अब हम देखेंगे पाठचर्या का रेखीय चित्रण। पाठचर्या फ्रेमवर्क। पाठ्यक्रम का आधार मनुष्य या समाज के बारे में परिकल्पना, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए की परिकल्पना, अधिगम संबंधी परिकल्पनाएं, बालक और उसके संदर्भ के बारे में परिकल्पना। मूल पाठचर्या, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के सोपान संबंधी उद्देश्य, शिक्षण सामग्री के बयान एवं आयोजन के संबंध, सिद्धांत, उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड, उपयुक्त शिक्षण सामग्री के मापदंड, मूल्यांकन के शिक्षण। पाठचर्या का विवरण, पाठ्यक्रम का विवरण, अनुशासित कक्षा गृह अनुशीलन क्रियाएं, पाठ पुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, मूल्यांकन योजना प्रणाली। शिक्षार्थी केंद्रित, तीसरा है शिक्षार्थी केंद्रित पाठचर्या, लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम। यहाँ उद्देश्य शिक्षार्थियों के विकास को प्रोत्साहित करना है और उनका पोषण करना है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों की जन्मजात क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। अधिगम को रचनावादी दृष्टिकोण से देखा जाता है। अधिगम अधिक प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी एक उत्तेजक वातावरण में संलग्न होते हैं, पूछताछ से सम्मिलित होते हैं और पर्यावरण के साथ साथ बातचीत से अपने लिए अर्थ बनाते हैं। यहाँ मंत्र है, अंदर क्या हो रहा है, और शिक्षार्थी उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच खड़ा है। पाठचर्या को उपयुक्त अधिगम वातावरण की व्यवस्था करके शिक्षार्थियों को उत्तेजक अनुभवों के साथ संलग्न करना चाहिए। मतलब पाठचर्या ऐसी हो कि जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसकी जन्मजात क्षमताएं जो हैं वो उभर कर आए, वो आगे निखरे और उसमें वो समझ सके, वो योग्य हो सके। बहुत सारे हमारे बीच में शिक्षार्थी होते हैं विद्यालयों में कि उनकी जन्मजात शक्तियाँ बहुत हैं, क्षमताएं बहुत हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ना ही उन्हें विकसित कर पाते हैं। पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए कि जो शिक्षार्थियों की काबिलियत को पहचान सके। फिर शिक्षक मापदंडों में रुचि रखते हैं, जैसे कि शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं की स्थिति
उसकी अर्थ निर्माण क्षमता और उसकी रचनात्मक भावना। रचनात्मक पाठचर्या निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला, ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित, आविष्कार निर्मित या खोजा गया है। यह शिक्षार्थियों द्वारा निष्क्रिय रूप से प्राप्त और संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ज्ञान को अधिगम प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता, जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। शिक्षार्थी लगातार अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अवधारणा निर्माण ठोस से अमूर्त तक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ शिक्षार्थियों की अधिगम शैली को इस प्रक्रिया को समायोजित करना चाहिए। रचनावादी पाठचर्या में शिक्षक सीखने के वातावरण को प्रदाता और एक सूत्रधार है। अब हम ये जान लें कि पाठ्यक्रम क्या है। हमने देखा कि पाठचर्या, अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका अध्ययन कक्षा अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा माना जा सकता है। पाठ्यक्रम क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसको अध्ययन या कक्षा अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा माना जा सकता है। जो हमारा पाठ्यक्रम होगा, हम उसी के हिसाब से शिक्षार्थियों का अधिगम करेंगे। गतिशील वातावरण। जो पाठ्यक्रम क्या है? गतिशील है, डायनेमिक है। शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मूलभूत संचार है, जो कि स्वयं ही गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक हो सकते हैं। शिक्षण सभी प्रकार की पद्धतियों और संचार माध्यम का उपयोग करता है। इसमें पूछताछ, जांच, उदाहरण आदि जैसे कौशल भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में श्रव्य, दृश्य माध्यम, मानव संपर्क, मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आदि का उपयोग भी किया जाता है। शिक्षण में सफलता काफी सीमा तक उपयुक्त प्रविधि और माध्यम के चयन और उपयोग पर निर्भर करती है, जो इसको जटिल भी बना देती है। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित हुए होते हैं। प्रभावित करते हैं, दूसरा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है। वह अपने शिक्षक पर निर्भर रहता है। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तीसरा है हस्तक्षेप चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, हस्तक्षेप चर क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या है? तो पाठ्यपुस्तक हैं, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण युक्तियां हैं, शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। ये सब क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। ये सभी चर एक दूसरे के पूरक हैं और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान या पहचान करके ही उसका उपचार करता है और बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है, वैसे ही कार्य एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षण का राजनीतिक वातावरण। शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। जो शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण है वो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इस बात का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। एक तंत्र शासन, ऑटोक्रेसी।
इस व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। शिक्षक की बात को ही शिक्षार्थी बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इस व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध बीच मानवीय आधार होते हैं। उनके दोनों के संबंध क्या होते हैं? मानवीय आधार होते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। लोकतंत्र में स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। फिर हम तीसरा देखते हैं, हस्तक्षेप रहित शासन, लेजर फेयर। यह व्यवस्था सबसे लचीली है। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य। जो ये चर होते हैं उनके कार्य क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में नेट की परीक्षा के अनुसार शिक्षण चरों के कार्यों का वर्णन किया गया है। शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य हैं। पहला है निदानात्मक क्रिया, दूसरा है उपचारात्मक क्रिया, तीसरा है मूल्यांकन क्रिया। निदानात्मक या नैदानिक क्रिया, डायग्नोस्टिक फंक्शन क्या है? यह कार्य इस मान्यता पर आधारित है हर छात्र अद्वितीय है, यूनिक है। इसमें शिक्षक की भूमिका ज़्यादा सक्रिय है। वह पाठ, वस्तु और छात्र दोनों पर ही ध्यान देता है तथा इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को क्या आता है, क्या नहीं आता है। उपचारात्मक क्रिया, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। निदात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आई। तो उपचारात्मक क्रियाओं में ये देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए। इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रकृति और उपलब्ध शिक्षण सहायता सामग्री इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर मूल्यांकन क्रिया, एवोल्यूशन फंक्शन। इन क्रियाओं में यह जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। इसको इस अध्याय के बाद में मूल्यांकन प्रणाली, इवोल्यूशन सिस्टम के अंतर्गत वर्णित किया गया है। शिक्षण अनुदेश और अधिगम, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। इन तीनों का परस्पर निकटतम संबंध है। शिक्षण मूल रूप से एक ऐसा कार्य है जो कि अधिगम को संभव बनाता है। इसलिए जब तक छात्र शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप कुछ सीखते नहीं हैं, इसको निरर्थक ही माना जाएगा। इसलिए शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते हैं। शिक्षण किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन है और इन तीनों के बीच तुलनात्मक संबंध को दर्शा रहा है। ये जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, पाठ्यक्रम, अनुदेश, शिक्षण, अधिगम। एक पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम के अनुसार अनुदेश दिया जाएगा, उसी के हिसाब से शिक्षण होगा और जब शिक्षण होगा तो अधिगम होगा। तो ये तीनों चारों क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर शिक्षण एक सम व्यवसाय है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन। प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षण एक सम व्यवसाय है जो दूसरे सम व्यवसायों को संभव बनाता है। चिकित्सक, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, कोई भी सम व्यवसाय शिक्षण के बिना संभव नहीं है। यह सम व्यवसाय मूलतः स्व आयोजित, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। शिक्षक अपनी सम व्यवसाय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए निश्चित क्रियाविधि को विकसित करते हैं। यह भी माना जा सकता है कि अध्यापन जैविक प्रकृति का होता है, अर्थात इसका विकास सहज ढंग से होता है। अब हम देखेंगे शिक्षण, अनुदेश और अधिगम की तुलना। तीनों की हम तुलना करेंगे। शिक्षण, अनुदेश और अधिगम। पहले हम देखते हैं शिक्षण को। शिक्षण का मूल विचार ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध स्थापित करना है। जो शिक्षण है
वो मूल विचार ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना है, संवादात्मक संबंध स्थापित करना है। और अनुदेश क्या है? अनुदेश में छात्र एवं शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया की संभावना नहीं होती है। फिर अधिगम क्या है? शिक्षण और अनुदेश के माध्यम से अधिगम के अनुभव प्रदान होते हैं, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे है शिक्षण में अनुदेश निहित होता है। जो शिक्षण होता है उसमें अनुदेश निहित होता है। फिर हम अनुदेश देखेंगे। अनुदेश शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमने देखा कि शिक्षण में अनुदेश निहित है, इसका मतलब है कि अनुदेश क्या है? शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसमें अधिगम निहित नहीं होता है। अनुदेश में अधिगम निहित नहीं होता है। अधिगम के लिए शिक्षण एवं अनुदेश सहायक होते हैं परंतु आवश्यक नहीं होते हैं। ये ऐसी लाइन देकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम के लिए शिक्षण एवं अनुदेश सहायक होते हैं परंतु आवश्यक नहीं। तो ये सही है या गलत? सही है। अधिगम के लिए शिक्षण एवं अनुदेश सहायक के रूप में कार्य करते हैं परंतु आवश्यक नहीं है। अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं। शिक्षण में ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है। शिक्षण में ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है, उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और अनुदेश में क्या होता है? अनुदेश में केवल ज्ञानात्मक विकास पर ध्यान दिया जाता है। और अधिगम शिक्षण और अनुदेश के प्रभाव का परिणाम है। अधिगम क्या है? जो शिक्षण हुआ, जो अनुदेश हुआ, उसी का परिणाम क्या हुआ? अधिगम। जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया वही क्या हुआ? अधिगम। अब हम देखेंगे, यदि हम आधुनिक दृष्टि से आजीविका के साधन को समव्यवसाय कहना चाहें तो उसमें निम्न विशिष्ट लक्षण होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? विशेष बौद्धिक और शैक्षिक प्रशिक्षण। दूसरा समाज। तीसरा उच्च स्वायत्तता। चौथा विशेष कानूनी अधिकार। पांचवा व्यवहार का किसी संस्था द्वारा नियमित किया जाना। ये 5 लक्षण आधुनिक दृष्टि से आजीविका के साधन को समव्यवसाय, जो हमारा आजीविका के साधन को समव्यवसाय कहना है तो उसमें 5 लक्षण होना चाहिए जो आधुनिक दृष्टि से व्यावसायिक शिक्षा हो रही है। फिर हम देखेंगे कि शिक्षण के संबंध में सुनिश्चित करना थोड़ा कठिन है कि इसमें उपरोक्त सभी लक्षण समान रूप से समावेशित हैं। फिर भी समाज में योगदान को देखते हुए शिक्षण या अध्यापन को समव्यवसाय या वृत्ति कहा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि शिक्षक पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है। अ टीचर इज बॉर्न नॉट मेड। शिक्षण के व्यवसाय में प्रवेश पाने के लिए कई पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे बीएड, एमएड, प्राथमिक स्तर पर डीएलएड, जो शिक्षण व्यवसाय में एक सफल नींव की स्थापना के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। नेट की परीक्षा भी इसी श्रेणी में आती है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रगति के लिए शिक्षक को अपनी योग्यता में सुधार करते रहना चाहिए। अध्यापन समाज को विकसित करने के लिए उपयोगी है। यह माना गया है कि शिक्षा किसी राष्ट्र में परिवर्तन के लाने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। अगर किसी राष्ट्र को परिवर्तित करना है तो शिक्षा को बहुत ही अच्छे ढंग से दी जानी चाहिए। फिर हम देखते हैं अध्यापन वृत्ति में उच्च स्तर की स्वायत्तता होती है। विभिन्न क्रियाओं जैसे कि पाठ्यक्रम परिवर्धन, करिकुलम डेवलपमेंट, समय सारणी बनाना, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पहचान, शिक्षण विधि तय करना, मीडिया मूल्यांकन, मापदंड, सह पाठ्यक्रम, को करिकुलम, सभी में शिक्षण स्वायत्तता वांछित है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी। टीचिंग को हम
विज्ञान और कला दोनों कह सकते हैं। टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। विज्ञान की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। व्यवस्थित ज्ञान का समूह, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, कारण और परिणाम संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना। ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला कार्य करने की विधि है, जबकि विज्ञान यह बताता है कि कैसे किया जाए। कला कार्य को व्यवहार में लाना है। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम नृत्य के सिद्धांत सुनिश्चित है, परंतु इसका व्यवहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यह विज्ञान भी हुआ और कला भी। शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। शिक्षण तकनीकों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं क्रम का पालन किया जाता है। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए निश्चित विधियों का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण को अधिकतर कला के रूप में जाना जाता है, जो कि कक्षा के गतिशील वातावरण में व्यवहारिक रूप लेती है, अर्थात शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष कलात्मक है। हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को समझना आवश्यक है, ताकि अनुदेश को इसी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। शिक्षक को यह कार्य विनम्र ढंग से करना होता है, जिससे उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक सहायक होता है। इस स्थिति में हम शिक्षण को कला भी कहते हैं। संक्षेप में कहें तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परंतु उसको किस प्रकार व्यवहार में लेकर आना है यह शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षण कारक, टीचिंग फैक्टर्स। एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। व्यक्तिगत गुण जैसे उत्साह, स्नेह, सहानुभूति, लोकतंत्र, आशावाद, गतिशीलता आदि। व्यावसायिक दक्षताएं जैसे कि विषय पर प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी संचार शिक्षण, निर्देशात्मक सुविधाओं का उचित उपयोग, कक्षा प्रबंधन और छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन आदि। प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से हम शिक्षण कौशल को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। मुख्य शिक्षण कौशल, सभी विषयों के लिए समान। विशिष्ट शिक्षण कौशल, विशिष्ट विषय क्षेत्रों जैसे भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित आदि के लिए। लक्ष्य समूह विशिष्ट कौशल, टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स। असाधारण बच्चों के लिए कक्षा में शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं। अध्यापन में सीमित अनुभव वाले शिक्षक को ऐसी कक्षाओं में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्रों को पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। व्याख्यान के माध्यम से सूचना प्रसारित करना, नोट्स बनवाएं, निर्देशित करें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें। एक व्यावसायिक ढंग से प्रशिक्षित और चिंतनशील सोच वाले शिक्षक का ध्यान निम्न बातों पर अवश्य रहता है। शिक्षण का नया ढंग अपनाना, छात्रों को शिक्षण में सम्मिलित करना, समस्या समाधान के माध्यम से नए विचार उत्पन्न करना, समूह गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण करना, सहकारी शिक्षा का पालन करना, संवादात्मक दृष्टिकोण अपनाना। शिक्षण के विभिन्न चरणों में अतिरिक्त अनुभव के साथ शिक्षक शिक्षण की उच्च शैली को समृद्ध करता रहता है। यह उच्च व्यावसायिक गतिविधियों में शिक्षक की वृद्धि का संकेत है। मेटाकोर कौशल और पॉलीक्रस्ट कौशल। एक शिक्षक को कक्षा के वातावरण में स्पष्टता, विविधता, कार्य अभिविन्यास, अधिगम के कार्य में संलग्नता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक शिक्षक जैसे डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर या परामर्शदाता के पास शिक्षण कौशल का भंडार होना चाहिए, ताकि वह अपने शिक्षण को उचित ढंग से कर सके। इन्हें मेटाकोर कौशल कहा जाता है। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान सहायता करते हैं।
उपकौशल की अधिक विविधता को पॉलीक्रेस्ट कौशल कहा जाता है। फिर अब हम देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य। टीचिंग के क्या उद्देश्य हैं? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा हो, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयत्न करें। नेट परीक्षा के परिवर्तित होते हुए पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उनके वर्गीकरण के सभी स्तरों को ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। पहला है, निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके हैं, ब्लूम द्वारा वर्गीकरण, दूसरा है गैग्ने और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, गैग्ने एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन। ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम 1956 के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसको आंग्ल भाषा के 3H भी कहा जाता है, हेड, हार्ट, हैंड। हेड, हार्ट, हैंड। हेड मतलब ज्ञानात्मक, हार्ट भावात्मक, हैंड मनोसंचालित। इनका विस्तृत वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र मतलब हेड, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र हार्ट, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र हैंड। सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। यह बौद्धिक इंटेलेक्चुअल क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इस ज्ञान स्तरों को 6 स्तरों में पर विभाजित किया गया है। ज्ञान, यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। दूसरा है बोध, यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। तीसरा उपयोग, यह अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। तीसरा है विश्लेषण, एनालाइज, प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। तीसरा है संश्लेषण, सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है। तीसरा मूल्यांकन, यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। फिर हम दूसरा देखेंगे भावात्मक क्षेत्र, एफेक्टिव डोमेन, जिसको हम हार्ट कहेंगे। इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, एटीट्यूड, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं, उसका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्न स्तर सम्मिलित हैं: आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। आग्रहण में क्या? सुनने की इच्छा। प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा। आकलन, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। फिर संयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना। फिर निरूपण, कैरेक्टराइजेशन, विश्लेषण करना उसका। फिर हम देखेंगे मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। इसको हम मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर वर्णित है: प्रतिक्रिया, कार्य साधन या हस्तकौशल, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, प्रकृतिकरण। तो हम पहला देखते हैं प्रतिरूपता, इमिटेशन। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप से
अपनाने का प्रयास किया जाता है। कार्य साधन या हस्त कौशल, मैनिपुलेशन, एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। फिर परिशुद्धता, अक्सर यह कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। फिर स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन, यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। फिर प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन, जिसे हम सौंदर्यीकरण भी कह सकते हैं, इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना आदि गुणों को सिखाता है। वर्ष 2001 में एंडरसन और कर्दवूल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन एंड कर्दवूल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम, पहला है तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसी की जाए का ज्ञान। मेटाकॉग्निटिव क्या है? ज्ञान का ज्ञान। गैग्ने और ब्रिग्स द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। हम देखेंगे गैग्ने और ब्रिग्स के वर्गीकरण को। तो पहला है बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल क्या है? इंटेलेक्चुअल स्किल्स। यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। अब हम देखेंगे मौखिक सूचना, यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है आता है। मनोदृष्टि, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। धन्यवाद साथियों। अब हम कल पढ़ेंगे शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक और शिक्षण सूत्र। तो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।